हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फियर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिस्ट्री की सीरीज में मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। सम्राट अशोक को हमने दो पार्ट में, पार्ट 1 में थ्योरी पार्ट और पार्ट 2 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर किए। तो दो पार्टों में उसको कवर करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। नए टॉपिक में गुप्त वंश क्या है? गुप्त वंश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें हम आज पढ़ रहे होंगे पार्ट 1 में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। पार्ट 1 है ना, थ्योरी पार्ट। क्या होगा? थ्योरी पार्ट। ये आज स्टार्ट होगी थ्योरी पार्ट। इसको आप करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। सारा नहीं पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, है ना। तो आप इसको क्लास कीजिए, पूरी क्लास कीजिए, स्किप मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली क्लास है ना। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है गुप्त साम्राज्य, है ना। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में हम स्टार्टिंग में थोड़ा से उनके संस्थापक जो भी है, थोड़ा कालक्रम को जानेंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। क्योंकि आप लगा स्टार्टिंग जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं कर सकते। वहाँ से करेंगे तो आपके लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल होगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक सामान्य जो भी जानकारी है, जो भी फैक्ट है, उनको पढ़ते हुए फिर चलते हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों को क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। वहीं से आप जाके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहीं पे सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ओके। तो यहाँ आप देख लीजिए, कुषाण कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह कौन था? यह गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है ना। ओके दोस्तों। तो यह गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। 319 ईस्वी से ये प्रारंभ होता है। तो गुप्त संवत कौन चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर इनके बाद कौन आते हैं? रामगुप्त। ये इनका एक बार देख लीजिए आप, ग्राफ है। ग्राफ में आप ये नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए ग्राफ है यहाँ तक, स्कंदगुप्त तक। इसके बाद आप यहाँ पे इनका कालक्रम जल्दी से जान लीजिए। केसरी गुप्त 240 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इनका कालक्रम वगैरह नहीं पूछा जाता है। इनके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये पहले शासक थे गुप्त वंश के, जो संस्थापना की है गुप्त वंश की। तो ये पहले शासक थे। ये क्या थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर आगे ये घटोत्कच गुप्त आते हैं, है ना। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने साम्राज्य में शासक बन के शासन किया। ओके। ये रहे चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनके बारे में देख लीजिए आपकी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये कौन थी? ये कुमार देवी कौन थी? समुद्रगुप्त की माँ। समुद्रगुप्त की माँ। ओके। गुप्त वंश में सर्वप्रथम गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया, है ना। तो इन्होंने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत कौन सा? 319 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 319 ईस्वी से एडी से स्टार्ट होता है ना। ये आप देख लीजिए, जो जो भी इनके शासक थे तो उनके उपाधि क्या थी। ये आदिराज, श्रीगुप्त को आदिराज महाराज कहा गया। घटोत्कच को महाराज कहा गया। चंद्रगुप्त को प्रथम जो थे महाराज अधिराज कहा गया। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक कहा गया। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा गया। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य शक्रोपम कहा गया, है ना। तो ये इनकी उपाधियां हैं। इनको
चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। क्या कहता है? शकारी, शकारी। ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गुप्त साम्राज्य का शासन, तो जो भी इनका साम्राज्य था, तो ये देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये साम्राज्य इनका ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। ये है, ये आर्यावर्त इसको बोला जाता है। क्या? आर्यावर्त। और यहाँ पे इस वाले भूभाग को दक्षिणावर्त, है ना। यहाँ से स्टार्ट होते हैं समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल आप देख लीजिए 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है ना। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। इन्होंने क्या किया? गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। ओके। इनको क्या बोला जाता है? इनको एक और नाम दिया जाता है कि विंसेंट, एक जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को क्या कहा? समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ का क्या मानना था? विंसेंट जो इतिहासकार है, तो विंसेंट स्मिथ, इसी की रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी की रचना है ना, विंसेंट स्मिथ। ओके। तो इसका मानना था कि समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में कभी युद्ध नहीं हारा, कभी कभी युद्ध नहीं हारा, यानी अपराजय अपराजय था। ओके। ये किसका मानना था? विंसेंट स्मिथ का। उनका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि हरिशेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया, है ना। हरिशेन के बारे में महत्वपूर्ण है कि प्रयाग प्रशस्ति में जो लेख उत्कीर्ण है, प्रयाग प्रशस्ति जो लेख उत्कीर्ण है, उसे हरिशेन ने किया है ना। जो भी समुद्रगुप्त या गुप्त वंश के बारे में जो भी चीजें तथ्य मिलता है, तो उस हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। जबकि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति तो अशोक के टाइम पे बनी थी। क्या थी? अशोक के समय स्थापित की गई थी, है ना। जिसमें अब इसमें समुद्रगुप्त का भी वर्णन मिलता है, अकबर का भी वर्णन मिलता है। तो इस तरह के कई शासक थे जिनका वर्णन मिलता है, तो उन्होंने टाइम टाइम पे अपना उसमें लेख लिखवाया। ओके। तो ये था हरिशरण के बारे में। समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। विद्वानों ने उसको 5 क्षेत्रों में विभाजित किया था। तो प्रथम समूह क्या था? प्रथम समूह गंगा यमुना द्वाब के जो
उन्होंने जीता था, तो वे कौन से थे? वे शासक जिन्हें पराजित करके समुद्रगुप्त राज्य, उनके राज्य क्या किए, गुप्त साम्राज्य में मिला लिए। तो इन्होंने क्या किया कि प्रथम समूह में जो भी शासक थे गुप्त साम्राज्य में, उसको मिला लिया। गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र के जो भी शासक या उनका राज्य था, तो उसको पराजित करके गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। द्वितीय समूह में कौन आते हैं? तो द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ सीमावर्ती के शासक हैं, जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि के शासक। तृतीय में कौन है? वे आठवीं राज्य जहाँ जंगली क्षेत्र में स्थित राज्य थे, जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। तो ये विंध्य क्षेत्र के भूभाग में स्थित थे, तो इनको आठवीं प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट, चतुर्थ में क्या है? चतुर्थ समूह में पूर्वी, दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया गया है ना। तो दक्षिण के राजाओं को जीत करके उनको उनको साम्राज्य वापस कर दिया, केवल उनको अपने अधीन कर लिया जाता था, है ना। उनको अपनी अधीनता स्वीकार करके, अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करके उनको उनका राज्य वापस दे दिया जाता था। ओके, तो समुद्रगुप्त कहाँ था? तमिलनाडु के कांची तक पहुंचा। ओके, पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवाई, है ना। पांचवें समूह में आप देख लीजिए, पांचवें समूह में शकों और कुषाणों के नाम हैं, जिनमें कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र हो गए, अफगानिस्तान के क्षेत्र। और पांचवें समूह में शकों और कुषाणों के नाम हैं, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। ओके, तो ये थे समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए 5 भागों में बटे राज्य। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, इलाहाबाद की प्रशस्ति, है ना। इलाहाबाद की प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। विंसेंट स्मिथ क्या थे? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो इन्होंने अपनी किताब जो है, बुक में, जो मैंने पहले बताई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा, अपराजय। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता था। तो ये अभिलेख में प्राप्त होते। लिच्छवी दौहित्र क्यों? लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, कुमार देवी, वो लिच्छवी गणराज्य से थी। क्या थी? लिच्छवी, इनकी माता। तो इनको लिच्छवी दौहित्र कहा गया। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, एक और फैक्ट की, जैसे इन्होंने जो ये शासन की व्यवस्था थी, तो इन क्षेत्रों में समुद्रगुप्त ने क्या किया कि आर्यावर्त आर्यावर्त के क्षेत्र को अपने अधीन किया। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे 12 शासक हैं, 12 शासक या 12 राज्य, जिनको जीत करके ये दक्षिणावर्त में कौन से आते हैं? दक्षिणा पथ, ये दक्षिणा पथ के राजा या राज्य थे, है ना। इधर क्या था इनकी नीति की? इधर इधर के
इधर के राज्यों को कौन सी नीति पे राज्य करते थे? इधर के राज्यों के साथ जो है उन्होंने ग्रहण मोक्षा नुग्रह मोक्षानुग्रह नीति नीति क्या करी? नीति अपनाई। मतलब इस नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के आधार पर इन राज्यों को जीत करके उनको दे दिया जाता था, सिर्फ अपने अधीन कर लिया जाता था बस। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ तक पूरा कांची दक्षिण भारत तक पूरा समुद्रगुप्त का या गुप्त साम्राज्य का साम्राज्य स्थापित था, है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ के जो ये क्षेत्र बिंद वाले क्षेत्र हैं, तो ये आटविक प्रदेश कहा जाता था। क्या थे? आटविक, है ना। तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, चंद्रगुप्त द्वितीय इनका शासनकाल क्या था? 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक साम्राज्य के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था, है ना। तो इसके टाइम पे क्या था? मध्य भारत में वाकाटक वाकाटक शासन मध्य भारत में वाकाटक शासन स्थापित था, जिस जिसके शासक रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कराया। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शादी किससे करवाया था? तो वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से शादी कराई थी। इस तरह क्या हुआ कि वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, है ना। वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया। तो जो भी यहाँ पे शक शासक थे, शक, उनका अंत किया। इसकी वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय को शाकाहारी कहा गया। क्या कहा गया? शाकाहारी। ये इनकी उपाधि थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले रामगुप्त नाम का शासक था। रामगुप्त जो अयोग्य था। क्या था? अयोग्य, अयोग्य था। तो इसने क्या किया कि शकों से हार करके, मतलब उनकी जो भी नीति थी उनकी, तो उसको क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो शकों ने क्या किया कि इसकी पत्नी को मांग लिया। क्या कर लिया? पत्नी को मांगा संधि के तौर पे। तो इसने अपनी पत्नी को दे दिया। तो इस फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को शासन से हटाया और उसकी पत्नी से विवाह करके अपना शासन स्थापित करवा लिया, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये इसी को विक्रमादित्य कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इन्हीं की उपाधि है। इन्हीं के शासनकाल में, तो ये देखिए समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्र जो थे, तो ये इसमें आप देख लीजिए। तो जो उत्तर भारत के नौ राज्य थे, इनको आर्यावर्त के नाम पर या नीति के आधार पर इनको शासन अपने अधीन किया था, है ना। और इधर ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, है ना, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति के आधार पर दक्षिण में शासन किया।
यहाँ आप एक ये भी देख लीजिए कि आर्यावर्त की नीति जो ये थे 9 उत्तर के 9 राज्य, 9 शासक जिनको अपने अधीन कर लिया। दक्षिणापथ की नीति दक्षिणापथ की नीति में उन्होंने 12 शासकों को पराजित किया और राज्य वापस दिए। उनसे स्वाधीनता स्वीकार करवाई। तो ये क्या था? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। तो ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति ये थे उनके दक्षिण भारत के लिए। ओके। तो ये कौन से इनका जो शासन किसमें विभाजित था? 5। पहला पहला तो हो गया आर्यावर्त, फिर दूसरा दक्षिणापथ की नीति और 8वीं प्रदेश की नीति, फिर राज्य की नीति। तो इस और ये 5वां विदेशी और अन्य राज्य की नीति। तो ये इतनी 5 नीतियों में या 5 भागों में इनको बांटा गया था समुद्रगुप्त के शासन या साम्राज्य को। तो इस तरह से उन्होंने शासन या राज्य किया। तो ये एग्जाम के लिए केवल महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उत्तर उत्तर के राज्यों के साथ कौन सी नीति? उत्तर के राज्यों के साथ किस नीति के आधार पर राज्य किया? ओके, राज्य किया। और दक्षिण में चले जाओ आप, तो दक्षिण में दक्षिण में वही पुस्तक है, दक्षिणापथ की नीति किन राज्यों के लिए थी? तो वो दक्षिण के राज्यों के लिए थी, है ना? दक्षिण राज्यों के लिए थी। इसमें उन्होंने ग्रहण, मोक्ष, तो ये हमने चर्चा कर लिया। फिलहाल ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति के आधार पर उधर दक्षिण में शासन करते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। ओके। तो गुप्त वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो गुप्त वंश के बारे में एक फैक्ट है कि गुप्त वंश को गुप्त वंश को भारत के इतिहास का स्वर्णकाल क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे सोने चांदी के सिक्के काफी अत्यधिक मात्रा में चलवाए गए। जिसमें सोने के भले अशुद्ध प्रकार के थे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं चलवाई गई। और इतना नहीं, कला हो गया, कला स्थापत्य हो गया, संस्कृति हो गई, कला स्थापत्य, संस्कृति संस्कृति और इनकी जो साहित्यिक उन्नति, साहित्यिक उत्थान भी देखने को मिलता है। विज्ञान, उन्नत विज्ञान, है ना? उन्नत विज्ञान देखने को मिलता है। तो इस तरह काफी सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो जिसकी वजह से स्वर्ण काल के रूप में गुप्त काल को संज्ञा दी गई। ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर देवी श्री लिखा हुआ है। मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, तो ये गुप्त शासन के विज्ञान की एक अद्भुत यानी अद्वितीय उदाहरण है कि उस टाइम का जो विज्ञान था कितना उन्नत था, कि उस समय स्थापित स्तंभ
लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। क्या है? जंग नहीं। तो कोई ऐसा रसायन था जिसको उसमें लेप लगाया गया है उस लोहे में, तो आज भी वैसा लोहा चमचमाता हुआ आज भी दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली में स्थापित किया गया। ओके। दिल्ली, ये स्थान जो है मेहरौली दिल्ली में पड़ता है आज के, तो वहीं पे स्थापित है। ओके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इनके दरबार में कौन कौन लोग थे। तो दरबार में इनके ये सब विद्वान थे। तो ये जो इनके प्रमुख, जो प्रमुख, सबसे प्रमुख जैसे कि हो गए तो हरिसेन हो गए, और वराहमिहिर रहते थे, वररुचि रहते थे, धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र थे, चपड़क ज्योतिष विद्या, अमर सिंह शब्दकोश रचना, कालिदास नाटक व काव्य, शंकु हो गए वास्तुकला से, बेताल भट्ट जादू यानी तंत्र मंत्र की विद्या से निपुण थे। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान आता है। इसका जो यहाँ पे भारत दर्शन के लिए जब आया, तो भारत दर्शन के लिए 399 में आया और 414 तक रहा। तो इसने भारत भ्रमण किया। क्या किया? भारत भ्रमण, भारत भ्रमण किया। तो फायान की रचना क्या है? इसकी रचना फा की करके है, फा की। ओके। फा की करके इसकी रचना है, जिसमें ये भारत दर्शन या भारत की स्थिति के बारे में वर्णन करता है ना। तो यहाँ तक ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका कौन, इनका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम जो है साम्राज्य का शासक बनता है। तो इसने क्या करवाया? नालंदा विश्व विद्यालय की स्थापना करवाई। ओके। ये था इनके बारे में एक सामान्य जानकारी। ओके। तो ये देख लीजिए आप, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, तो क्या थे? नवरत्न। तो आप इनको देख लीजिए। तो इनके नवरत्न, जो नवरत्नों में प्रमुख थे, तो ये कालिदास, ये तो साहित्यिक, इनका क्या था? साहित्यिक क्षेत्र था। काव्य रचना, नाटक हो गया, तो ये इस क्षेत्र के लिए फेमस थे। अमर सिंह, अमर सिंह अमर कोश की रचना करी थी। धन्वंतरी हो गए, धन्वंतरी तो ये प्रसिद्ध वैद्य थे, आयुर्वेद से संबंधित थे धन्वंतरी। बराहमिहिर खगोलविद और ज्योतिषी थे। बराहमिहिर, इनकी बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका इनकी दो रचनाएं हैं। बररुचि व्याकरण और भाषा शास्त्र से जुड़े विद्वान थे। व्याकरण के व्याकरण के। घटकर घटकर क्या थे? संस्कृत कवि। घटकर संस्कृत कवि थे। छपड़क क्या थे? ज्योतिष विद्या से। शंकु क्या थे? ये वास्तुकला से संबंध रखते थे, है ना। बेताल भट्ट इनके तर्क नीति एवं ये जादू टोना से, जादू या तंत्र मंत्र से संबंध रखते थे। क्या थे? जादू या तंत्र मंत्र से संबंध रखते थे। ओके। बेताल भट्ट क्या थे? इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रिय थे। प्रिय नवरत्न थे। क्या थे? प्रिय नवरत्न। ओके। यहाँ पे देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है फिर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध के मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया। तो स्कंदगुप्त क्या थे? हुणों को
हुणों को रोका, भारत में स्थापित होने से हुणों को रोका। इनकी जो गाजीपुर में भीतरी भीतरी अभिलेख है, यहीं से इनका जानकारी मिलता है ना। आप ये देख लीजिए, ये फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इसके बारे में देख लीजिए कि ये वाकाटक जो राजवंश था, तो ये इनके टाइम पे था। वो वाकाटक राजवंश के जो शासक थे, वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन रुद्रसेन की शादी प्रभावती से होती। कौन? प्रभावती से। कौन? ये किनकी पुत्र थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। ओके। तो इसमें आप भीतरी, जो उत्तर प्रदेश की भीतरी, जो गाजीपुर में स्थित है, तो भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है कि हुणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। हुणों का प्रथम भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से पराजित हुए, है ना। तो यहाँ क्या होते हैं? हुण जो है, हुण स्कंदगुप्त से हार जाते हैं पहली बार, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख लीजिए शासन पद्धति है। इधर शासन पद्धति स्टार्ट होता है, तो गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराज, अधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों को धारण किया। गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई। राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। क्या थी? सीमित थी। और आगे जो भी इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, सब नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए भाग। भाग क्या है? राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग। भोग क्या है? राजा को फल व सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। फल व सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला कर क्या होता था? भोग होता था। और उद्रंग देख लीजिए। उद्रंग क्या है? अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। जो भी परमानेंट फार्मर थे, तो उनसे क्या हुआ जाता था? क्या लिया जाता था? उद्रंग। शुल्क क्या है? सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर, है ना। वस्तुओं सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर शुल्क था। और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये क्या है? देश, जिनकी प्रशासनिक इकाई थी सबसे बड़ी, देश। गोरना गोपत्री अधिकारी था, गोरना गोपत्री। भुक्ति, ये बहुत पूछा जाता है, भुक्ति। उपरिक, इसका अधिकारी क्या होता था? उपरिक। विषय, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, क्या है? विषय और भुक्ति। विषयपति। ग्राम, ग्रामपति व ग्रामपति होता था या महत्तर। ओके। कई राज्य की कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित राज्य जो है कई भुक्तियों में या प्रांतों में विभाजित था, तो प्रत्येक भुक्ति एक एक उपरिक के प्रभार में रहती थी, है ना। एक प्रकार, एक इस तरह समझिए कि राज्य में कई भुक्तियां होती थी, तो उनमें क्या था? जो भुक्तियां थी, प्रांत। भुक्तियां का मतलब प्रांत हो गया। तो प्रांत होते थे, तो एक राज्य में कई प्रांत होते थे, उनके ऊपर एक उपरिक उपरिक अधिकारी होता था। उपरिक जो इसका हेड होता था, उपरिक होता था। तो उपरिक के अधीन ये काम करते थे, तो जितने प्रांत होते थे, तो उसका एक एक हेड होता था, है ना। हेड को उपरिक बोलते थे। क्लियर?
ये सेना के जो भी सॉरी गुप्तकालीन जो भी अधिकारी हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ना, एक बहुत कम पूछे जाते हैं। ये गुप्तकालीन अधिकारी हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए सामाजिक गतिविधि, तो सामाजिक गतिविधि में क्या था, ये चांडालों जो इम्पोर्टेंट है, चांडालों की संख्या में यहाँ पे क्या था कि अछूतों की संख्या में वृद्धि विशेषकर चंडालों में देखी जाती है। क्या है, चंडालों की संख्या, इनको कहाँ रहना पड़ता था, जो चंडाल थे, चंडाल गांव से बाहर, जैसे आजकल होता नहीं कि जो भी चंडाल या जो भी शव को दहन करता है, तो शव दहन करने वाला जो भी होता है तो वो गांव से बाहर घाट की तरफ, यानी हम लोग जहाँ भी शमशान घाट बनाते हैं तो शमशान घाट की तरफ ये रहा करता है। शमशान, शमशान में रहता है, रहता था, है ना। ये देख लो आप, खायान ने भी इसके बारे में वर्णन करता है कि चंडाल जो गांव से बाहर रहते थे और जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। तो इस तरह के छुआछूत और तमाम सारी सामाजिक बुराइयां अपना पैर पसारती हैं, काफ़ी मजबूती से वो समाज में स्थापित हो जाती है। यहाँ पे आप देख लो कि गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि शूद्रों की भांति, यहाँ पे थोड़ा क्या है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे शूद्रों की कुछ स्थिति ऐसी थी कि इनको रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त था, साथ में स्त्री भी। सती प्रथा क्या है यहाँ पे, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा। तो यहाँ पे क्या था कि जब गुप्त काल था तो यहाँ पे ये सारे जो सामाजिक बुराई थी, स्त्रियों के प्रति जो भी बुराई थी, ये अपना पैर पसार रही थी ना तेजी से। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे थे, है ना। यहाँ पे पत्नी का जो स्थान है एकदम गौण होने लगा, जो पहले उनकी स्थिति थी कि एक बराबरी का स्तर था उनका, तो अब वो नहीं देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे देखो, आपकी स्मृतियों में कहा गया है कि स्त्री विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में जो माँ बाप आभूषण या भूषण जो है, अलंकरण वस्त्र आदि देते हैं, तो वो सारे क्या हैं, समान स्त्री धन होते हैं। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कात्यायन एक विद्वान है, तो कात्यायन क्या कहते हैं कि इस भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, यानी कि यहाँ स्त्रियों को भूमि में अपना हिस्सा मिला करता था, है ना। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय नहीं मिलता था, है ना, यानी राजाश्रय समाप्त हो गया, राज्य में आश्रय मिलना समाप्त हो गया। तो वर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था, वह गुप्त काल में नहीं रहा। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। एक किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी, तो ये बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास, यहाँ पे गुप्त वंश में क्या था कि भागवत यानी हिंदू धर्म संस्कृति का बोलबाला था। ओके, आगे चलते हैं।
जो त्रिदेव थे, त्रिदेव, तो यहाँ 6ठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ होती थी, तो इनको त्रिदेव कहा जाने लगा। त्रिदेव यहाँ से गुप्त काल से स्टार्ट होते हैं ना, गुप्त काल से त्रिदेव का वर्णन मिलता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। ये अब इनको ब्राह्मणों को क्या था कि यहाँ पे गुप्त काल में एकाधिकार प्राप्त हो गया था कि यही सारे मूर्ति पूजा वूजा करवाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख लो कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक थे, है ना। समुद्रगुप्त अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है, किस शासक किस शासक को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। एक शासक और थे जो मुगल काल में आते हैं, मुगल काल। औरंगजेब। क्या थे? औरंगजेब जो था, औरंगजेब, ये क्या था? ये भी बीड़ा बजाता था, बीड़ा वादन करता था। इन दो शासकों को बीड़ा वादन का ज्ञान था। ओके, यहाँ पे देख लो गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर जो हैं उनके बारे में आप देख लो कि एरण का विष्णु मंदिर हो गया। कौन? विष्णु मंदिर, जो सागर जिला के एरण में स्थित है ना, मध्य प्रदेश में। ये सारे क्या हैं? मध्य प्रदेश के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सांची का मंदिर हो गया, सांची रायसेन जिला में स्थित है। सतना जिला में पिपरिया का विष्णु मंदिर। अब यहाँ आ जाओ तिगवा, जबलपुर के तिगवा में स्थित तिगवा का विष्णु मंदिर। नचना कुटार, ये काफी पूछा जाता है, नचना कुटार पन्ना डिस्ट्रिक्ट में नचना कुटार मंदिर पाया जाता है। ओके, आप यहाँ देख लो यूपी जीके में भी काफी इंपॉर्टेंट है, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में भीतरगांव मंदिर पाया जाता है। ओके, ये कृष्ण मंदिर है। फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे है? देवगढ़ में, ललितपुर जिला के देवगढ़ में स्थित है। ये भी यूपी में है। क्या है? यूपी में। तो ये सारे मंदिर है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ये देख लो कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता था, तो ये देख लो साहित्य में कालिदास, कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। इन्होंने क्या रचना करी, तो इनकी रचना देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी पर वर्णित है। तो ये इसलिए जो इनकी प्रेम लव स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला की, तो इस लव स्टोरी को क्या किया कालिदास ने, अपने कृतियों में वर्णित किया। तो इसकी वजह से कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। सती प्रथा का उल्लेख, तो सबसे पहले जो है, जो सती प्रथा का उल्लेख जो है सबसे पहले एरण अभिलेख में मिलता है। क्या है? एरण अभिलेख में पहला जो सती प्रथा का साक्ष्य है, एरण अभिलेख के रूप में प्राप्त होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप तो याद या नोट कर लीजिएगा। यहाँ जो शासन, केंद्रीय शासन था, तो सबसे बड़ा अधिकारी होता था राजा। गणित शून्य का विकास कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आर्यभट्ट थे, है ना। चिकित्सा में आप देख लो, तो चिकित्सा में धन्वंतरी यहाँ प्रसिद्ध चिकित्सक थे, प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माने जाते हैं धन्वंतरी। ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इन्होंने क्या किया?
शून्य का तो आविष्कार किया ही किया, बाकी ये भी सिद्धांत दिया कि सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सूर्य केंद्रित क्या करते हैं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत देते हैं, है ना। भवन निर्माण, मंदिरें व स्तूपों का निर्माण, तो गुप्त काल में मंदिरों को सर्वाधिक सर्वाधिक क्या होता है, निर्माण किया जाता है। पक्की ईंटें की भी यहाँ पे मंदिरें दिखाई देती हैं, है ना। ये प्रारंभिक काल की जो मंदिरें थे, तो प्रारंभिक काल की मानी जाती है कि अपनी विकास की अवस्था में प्रारंभिक काल की ये सारी मंदिरें प्राप्त होती है। तो आप यहाँ साहित्य साहित्य से संबंधित आप देख लीजिए, तो शूद्रक थे क्या, यहाँ पे आप देख लो इनकी जो रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। शूद्रक मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना क्या है, मृच्छकटिकम। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको याद करेंगे, बाकी सब नहीं। इसमें देखिए आप इसको याद कर सकते हैं, और स्वप्नवासव दत्तम जो भास की है, स्वप्नवासव दत्तम। एक इधर आप इधर देख लीजिए, मृच्छकटिकम हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, विक्रमोम वर्षियम हो गया, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये तो आप याद ही कर लीजिए, जो भी कालिदास की रचना है तो आप तो याद ही कर लीजिए, है ना। दंडी क्या है, दस कुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। बाकी इधर ऋतु संहारम हो गई कालिदास, मेघदूतम, ये सारी एग्जाम में किसी ना किसी बारी बारी से पूछी जाती है ना। अब ये रहा अंतिम भाग, अंतिम पड़ाव, है ना। तो गुप्त काल के संबंध में ये अंतिम भाग है। तो दोस्तों यहाँ से अंतिम भाग स्टार्ट होता है, यहाँ से देख लीजिए आप कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप देख लीजिए, आर्यभट्टी जो है, आर्यभट्ट का हमारे जो महान विद्वान या महान खगोल शास्त्री हैं, तो ये आर्यभट्टी इनकी रचना है ना। आर्य आर्यभट्ट की आर्यभट्टी रचना है। और आगे, आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ व ज्योतिषी माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ जो है आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, जो अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण परिभ्रमण करती है, इसी के कारण ग्रहण लगता है। और इसमें आगे वराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनकी रचनाएं क्या हैं, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंच सिद्धांतिका जो है और बृहत संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख लो, नागार्जुन है, जो नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे, नागार्जुन। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ था। ओके, आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे, इन्हीं के चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। यहाँ पे देख लो, शून्य सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास का श्रेय जो है गुप्त काल को ही जाता है ना। शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली, इन्हीं के गुप्त काल में ही ये सारे आविष्कार होते हैं। ओके, गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। तो मैंने जो बताया था पहले स्टार्टिंग में कि गुप्त काल के जो विज्ञान के बारे में
प्रगति थी, तो इतनी थी कि आज भी जो दिल्ली की मेहरौली में स्थित है लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी क्या है, आज भी एकदम जंग जंग रहित है। क्या है? जंग रहित। तो तब से लेकर के आज तक मतलब 1500 साल हो गए, 1500 वर्ष, लेकिन आज भी वो जंग रहित है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा गुप्त काल के बारे में जो भी थ्योरी पार्ट थी यहाँ से समाप्त होती है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए। तो जो इनके नवरत्न है, गुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न ट्रिक, उनको जानने की ट्रिक है ना, याद करने की। तो ट्रिक क्या है? धन, धन कब, इसको हम इस तरह लिखेंगे, कब। ओके। धन कब घटा कि कि मिहिर, मिहिर शंका से, शंका से एक क्षण में रुचि लिया, रुचि लिया। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके। तो धन से क्या हो जाएगा? धन से धनवंतरी, धन से धनवंतरी, के फॉर कालिदास। ओके। के फॉर कालिदास, ए फॉर अमर सिंह, अमर कोश के रचनाकार। ओके। बी फॉर, बी फॉर बेताल भट्ट। क्या हो जाएगा? बी फॉर बेताल भट्ट। बी फॉर बेताल भट्ट। धन कब घटा, घटा से घट कर पर, घटा से घटकर पर, कि मिहिर, मिहिर से क्या हो जाएगा? वराह मिहिर, वराह मिहिर। और धन कब घटा कि मिहिर शंका से, शंका, शंका क्या है? शंकु हो गए क्या? कौन हो गए? शंकु। शंका से एक, एक क्षण में, क्षण क्या हो गया? छपड़क, छपड़क, छपड़क है ना, क्षण से छपड़क, रुचि, रुचि से बर रुचि। तो ये इनके क्या हो गए? नवरत्न। तो दोस्तों गुप्त काल का जो थ्योरी पार्ट था यहाँ से समाप्त होता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।